नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जन चौपाल रैली को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। कोविड मामलों में कमी के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा और केरल में स्कूल फिर से खुले। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 169 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 10वीं तथा 12वीं कक्षा के पहले टर्म के परिणाम घोषित किए। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 51वां प्रश्न है, किस महान स्वाधीनता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस महान स्वाधीनता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सीमा द्विवेदी ने कहा कि देश ने कोविड महामारी के दौरान करोड़ों की संख्या में टीके लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। किसान रेल की भूमिका पर उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को निराशाजनक बताते हुए कहा कि ये जमीनी हकीकत से दूर है और देश के सामने पेश चुनौतियों को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा कि देश ने जो विकास हासिल किया है वो पिछले 8 साल का नहीं बल्कि 75 साल का नतीजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य डॉक्टर फौजिया खान ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों को बुनियादी जरूरत का सामान उपलब्ध नहीं कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्यूलर नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित बजट से हितधारक निराश हैं। केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों में तेजी आई है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण की विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिक्र किया। भाजपा के राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को समाप्त किया है।
तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य के रविंद्र कुमार ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 आज राज्यसभा में पेश किया। इस विधेयक में 1950 के अनुसूचित जाति संविधान आदेश की सूची से झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति से हटाने और कुछ अन्य समुदायों को जनजातीय सूची में जोड़ने का प्रावधान है। सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के देश में ही डिजाइन, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतिगत पहल की है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इन सुधारों और पहलों से रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम हुई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में बताया कि 2021-22 के शिक्षा सत्र में देश के 33 सैनिक स्कूलों में कुल 312 बालिका छात्राओं को 6ठी कक्षा में और 10 छात्राओं को 10वीं कक्षा में दाखिला दिया गया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने आज राज्यसभा में बताया कि सरकार ने देश में हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP 2022 का मसौदा तैयार किया है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार को इसका फीडबैक मिल गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को हवाई खेलों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नीति में कुछ उपायों की परिकल्पना की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही महान गायिका और सदन की पूर्व सदस्य लता मंगेशकर के सम्मान में 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। आज सुबह सदन में सदस्यों ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र ने एक महान गायिका को खो दिया है। उन्होंने उनके निधन को संगीत की दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति बताया। श्री नायडू ने कहा कि अपने 7 दशकों के करियर में लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए हैं। लोकसभा में भी शाम 4 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद सदन की बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कल शाम मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर का कल मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज आधे दिन का अवकाश घोषित किया था। महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर आज 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अदालतें, विश्वविद्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक सहित लगभग सभी संस्थान आज बंद हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के साथ साथ गोवा स्थित न्यायालय की पीठ में आज अवकाश है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से होने वाली अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी स्थगित कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण तथा गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल माध्यम के जरिए मतदाताओं से अपील भी की जा रही है। पंजाब और मणिपुर सहित अन्य चुनावी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना बन रही है। इस चरण में 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीट सहित 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और स्टार प्रचारक आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर घर घर जनसंपर्क करने के अलावा छोटी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाहजहांपुर और बुलंदशहर जिले में होंगे। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बरेली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहारनपुर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर हापुड़ में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा किसानों का सम्मान करने और उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों ही सरकारें किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में गन्ना किसानों को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। मणिपुर विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए कल तक 39 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य में चुनाव प्रचार सुचारू रूप से चल रहा है और राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता वर्चुअल जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। पंजाब में चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता वर्चुअल जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 वर्चुअल जनसभाएं करवा रही है, जिसको प्रधानमंत्री दिल्ली से ही संबोधित करेंगे। पहली जनसभा कल लुधियाना और फतेहगढ़ साहब संसदीय क्षेत्रों के लिए होगी, जबकि दूसरी जनसभा 9 फरवरी को अमृतसर व पटियाला जिलों के लिए होगी। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुभाष शर्मा के अनुसार कल लुधियाना के 6 शहरी हलकों व कुछ ग्रामीण क्षेत्रों सहित रैली का 18 लाइव स्क्रीन पर प्रसारण किया जाएगा। गत दिवस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी लुधियाना में एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की घोषणा की। कल बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी पंजाब आ रही हैं। वो नवा शहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस समय पंजाब में 1304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और मतदान 20 फरवरी को होना है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल चुनाव के बाद अपनी अपनी पार्टी में विभाजन को रोकने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। 2017 से 2022 तक वर्तमान विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल के दौरान गोवा विधानसभा की 40 सीटों के 24 निवर्तमान विधायक सत्तारूढ़ दल भाजपा में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 28 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। आशीष शुक्ला अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तस्लीमुद्दीन को इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। घोसी विधानसभा सीट से प्रियंका यादव को टिकट दिया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज विपक्ष के विरोध के बीच लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 संवैधानिक रूप से अपुष्ट थी और इसमें संशोधन का निर्णय राजनीति से प्रेरित नहीं था। इससे पहले राज्यपाल ने लगभग 2 सप्ताह तक अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली पिनाराई विजयन सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित रही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जन चौपाल रैली को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। कोविड मामलों में कमी के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा और केरल में स्कूल फिर से खुले। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 169 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 10वीं तथा 12वीं कक्षा के पहले टर्म के परिणाम घोषित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में एक बयान में कहा कि लोकसभा के सदस्य और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। श्री ओवैसी के काफिले पर पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुए हमले के बारे में आज सदन में बयान देते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। ये देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष से पूर्ण टीकाकरण को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक बच्चों में टीकाकरण कवरेज बढ़कर 76% से अधिक हो गया है। 2014 से कंटिन्यूस देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, गति से चल रहा है और सभी वर्ग, समुदाय और सभी क्षेत्रों में एक समानता से चल रहा है। उसका नतीजा भी हमने नेशनल हेल्थ सर्वे में देखा। जो 2014 के पहले वैक्सीनेशन कवरेज 43% था, वो बढ़ के आज 76% तक पहुंच गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये कवरेज 90% होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। इस अभियान के तहत हर साल 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को टीका दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 देश के 33 राज्यों के 416 जिलों में शुरू किया जाएगा। यह अभियान उन जिलों में चलाया जाएगा जहां टीकाकरण की दर दूसरे जिलों से कम है। यह अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 राज्यों में फरवरी से अप्रैल तक और दूसरा चरण मार्च से मई तक चलेगा। इसके तहत बच्चों को 12 वैक्सीन दिया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये देश में कोविड से बचाव के लिए 9वां टीका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 169 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 14,70,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि में कोविड के 83,876 नए मामले सामने आए। इस समय देश में 11,08,938 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 96.19% है। गुजरात में कोविड के नए मामलों में लगातार कमी के चलते राज्य सरकार द्वारा आज से कक्षा 1 से 9 के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी के चलते राज्य सरकार द्वारा आज से कक्षा 1 से 9 के छात्रों के लिए स्कूल फिर से शुरू कर दी गई है। यह फैसला पिछले सप्ताह राज्य सरकार की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया था, जिसके अनुसार आज सुबह से सभी सरकारी, निजी और अनुदान सहायता प्राप्त सभी स्कूल खुल चुके हैं। इन स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रखने के लिए कहा गया है, जिससे छात्रों को दोनों प्रणाली में से एक को पसंद करने का विकल्प मिल सके। क्लासरूम की प्रत्यक्ष शिक्षा के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। गुजरात में पिछले दिसंबर महीने में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते स्कूल बंद करने का फैसला किया गया था। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा और केरल में आज से स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली में पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शुरू कर दी गई हैं। दूसरे चरण में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज से ही कॉलेजों में भी कक्षाएं शुरू हो गई हैं।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य संकट प्रबंधन समूह ने राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी देखते हुए पाबंदियों में ढील देने और रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। केरल में 10वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह से शाम तक विभिन्न बैचों में फिर से शुरू हो गई हैं। कॉलेजों को भी स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर शुरू करने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। लता मंगेशकर ने आकाशवाणी से साक्षात्कार में बताया था कि रेडियो से उनका घनिष्ठ जुड़ाव रहा है। मैं खुद जाके रेडियो पसंद करके घर ले आई और ला के मैंने लगाया और मैं वहाँ एक चटाई डाल के उसके सामने लेके सुन रही थी कि क्या क्या आ रहा है। तो उस दिन न्यूज आया कि KL सहगल जी का देहांत हो गया है और ये कहते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। और ये सुनते ही मैंने रेडियो बंद किया और वो उठाने मेरे आज वहाँ एक नौकर था, उसको कहा कि फलानी दुकान में जाके तुम वापस करके आओ। मुझे इस पे न्यूज जो मिली है वो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैं सहगल साहब की बहुत बड़ी फैन, मैं 5-6 साल की थी तब से मैं उनको सुनती आई हूँ और अभी तक मैं उनकी फैन हूँ और मेरे गाने पे काफी उनका भी असर है, मेरे पिताजी का और उनका। तो ये बात सुन के मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने कई दिन तक रेडियो नहीं खरीदा। फिर मेरी माताजी ने मुझे कहा कि ऐसे रेडियो का थोड़ा ही दोष होता है, ये तो होना था, भगवान की यही मर्जी थी। फिर हमने रेडियो खरीदा और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उस वक्त रेडियो पे आपकी फरमाइश एक प्रोग्राम आता था और मैं उसमें लेटर लिखती थी और मैं लेटर लिख के बेगम अख्तर और सहगल साहब और मुझे जो जो अच्छे लगते थे उनके नाम लिख के भेजती थी कि उनका रिकॉर्ड बजाइए, इनका रिकॉर्ड बजाइए। और मैं फिर वो सुना करती थी बैठ के कि मेरा नाम कब आने वाला है। और मुझे मतलब बहुत एक खुशी होती थी सुन के कि लता मंगेशकर ने ये गाना फरमाइश की है इस गाने की, और वो मैं सुना करती थी। ऐसे मेरा रेडियो से मतलब काफी गहरा संबंध रहा है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को। ये सच है कि सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर की राह दिखाने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है। ये भी सच है कि वे अब लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन ये भी सच है कि लता दीदी अपने गीतों की जो विरासत छोड़कर गई हैं, वो लोगों के दिलों में लता दीदी को सदा अमर रखेगी। आज लता दीदी के जाने के बाद स्वाभाविक है कि हम उनके व्यक्तित्व के अनुपम गुणों और उन्हीं के अनुरूप गाए गए उनके गीतों का मनन करें और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। लता दीदी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे ईश्वर के प्रति आस्थावान थीं, इसलिए उनके गाए हर गीत से अलौकिक आनंद की गंगा निकलती थी। फिल्म मैं चुप रहूंगी का ये भजन इतना भावपूर्ण और मार्मिक है कि इसे कई शिक्षण लता जी सच्चे अर्थों में भारतीय थी। देश के प्रति उनका समर्पण अनन्य था। यही कारण है कि उनके गाए देशभक्ति के हर गीत में उनके अंदर की देशभक्त लता मंगेशकर मुखर होती थी। भारत चीन युद्ध के शहीदों की याद में लता दीदी का गाया ये गीत भी उन्हीं की तरह अमर हो गया है।
पिता के असामयिक निधन के बाद लता दीदी ने 13 साल की छोटी सी उम्र में ही गृहस्थ का बोझ उठाने के लिए संघर्ष किया। लता मंगेशकर के व्यक्तित्व में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक आदर्श संस्कारमय भारतीय नारी में होने चाहिए। महानता की दृष्टि से देखें तो लता दीदी भारत रत्न थी। हमने माना कि लता मंगेशकर को संगीत विरासत में मिला था, लेकिन उसे पर्वत की ऊंचाइयों तक उनकी साधना ने पहुंचाया। जीवन में जहां भी अवसर मिला उन्होंने एक समर्पित साधक की तरह संगीत सीखने का प्रयास किया। इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने शास्त्रीय गीतों से लेकर कैबरे तक सभी गीत सरलता से गाए। लता जी ने जीवन के जितने रंग देखे थे वे सभी रंग उनके व्यक्तित्व में गहराई तक रच बस गए थे। जिस तरह जीवन का हर रंग उनके व्यक्तित्व में था, ठीक उसी तरह गायन का हर रंग उनके गीतों में शामिल था। यही कारण है कि गाने की हर विधा में लता जी ने अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। श्री तोमर ने कहा कि इसके लिए बनाए गए विशेष पोर्टल पर अब तक 16,026 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 9,019 आवेदकों को सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में कुलपति नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दुर्घटना में मरने वाले लोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग सेक्टर में कल बर्फ की चट्टान टूटने के हादसे में फंसे भारतीय सेना के गश्ती दल के 7 जवानों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। सेना ने कहा है कि बचाव कार्यों में मदद के लिए विशेषज्ञों को विमान से भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने आज की 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के पहले टर्म के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CISCE की वेबसाइट CISCE.org पर परिणाम देख सकते हैं। SMS के जरिए 09248082883 पर भी परिणाम की जानकारी ली जा सकती है। देश आज क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल को उनकी 80वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना देश में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करने के लिए की गई थी। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उत्तर में श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस महान स्वाधीनता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जन चौपाल रैली को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के 4थे चरण का शुभारंभ किया।
कोविड मामलों में कमी के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा और केरल में स्कूल फिर से खुले। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 169 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 10वीं तथा 12वीं कक्षा के पहले टर्म के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।